हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री 2, जिसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इस वीडियो में आपका यूनिट 1 जो है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, 6 to 7 क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करके लिए गए हैं, जो इस बार के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि मिसिंग है और वो आता रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो और मैं उसको इसके साथ कंबाइन करके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स कहाँ मिलेगा आपको? तो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक मिलेगा हमारे वेबसाइट का www.pharmalectures.com, और आज या कल तक ये नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही फार्माकोलॉजी का यूनिट 1 ऑलरेडी बना रखा है, तो यूनिट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और समझते हैं यूनिट 1 से किस तरह के जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 से, एक तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट और दूसरा एंटी नियोप्लास्टिक। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों ही टॉपिक से डिफाइन और क्लासिफिकेशन और साथ ही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर के साथ साथ। और जो सिंथेसिस पूछा जाएगा वो एंटी हिस्टामिनिक, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, डाइफेन हाइड्रामिन का पूछ लेंगे, सिमेट्रिडिन का पूछ लेंगे, और जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं इसमें आपको मर्कैप्टोप्यूरिन, मीथोट्रेक्सेट और मैक्लोइथामीन। तो ये 3 सिंथेसिस यहाँ से और ऊपर से 2 सिंथेसिस, टोटल 5 सिंथेसिस आपके मस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक प्रोमेथाजीन। तो ये आप कर लीजिएगा। टोटल 6 सिंथेसिस आपको बता दिया मैंने। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देखोगे तो यहाँ से आपका जो है वो H1 एंटीहिस्टामिन का पूछ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और यहाँ पे एंटीबायोटिक्स और एल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के अंदर। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है, एक एक करके अब सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन था एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में बताओ, उसको क्लासीफाई करो। तो जो एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स हैं वो पहला प्राइमरी उनका काम ही होता है कि जो हिस्टामिन है उसके रिलीज़ को ब्लॉक करो, कि हिस्टामिन हमारे बॉडी में रिलीज़ ना हो। अगर वो रिलीज़ होते हैं, जो हिस्टामिन्स होते हैं, उनकी वजह से स्किन पर रैशेस होता है और एलर्जीज होती है, सर्दी जुकाम खांसी, ये सब हिस्टामिन के रिलीज से होता है। और ये क्या काम करते हैं एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स? ये उसको एलिमिनेट करते हैं, रोक देते हैं एक तरह से। कंपटीशन करके सबसे पहले जाकर के बाइंड होंगे अपने रिसेप्टर, जो कि H1 रिसेप्टर है, उस पर ये एंटीहिस्टामिनिक एजेंट पहले ही बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने की वजह से जब वो हिस्टामिन जो निकलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो मास्ट सेल से जो है वो निकलते हुए H1 पे जाते हैं। और ये अगर H1 जो हमारे आइज़ के पास में है तो इस पर बाइंड होकर के आँख से पानी आएगा आपके। तो इसी तरीके से ये ड्रग जो है वो इसके बाइंड को मना करते कि हिस्टामिन ना बाइंड हो पाए। तो आपको समझ आ गया। क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जो कि 2 वे में क्लासिफाई किया गया, एक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। इसके अंदर टोटल 6 क्लास है और उसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं। तो एक आ गया प्रोपाइलामीन, इथेनोलामीन, इथाइलिन डाइअमीन और फिनोथाइजिन, पाइप्राजिन, हेप्टेन्स। सेकंड जनरेशन के अंदर 2 क्लास है, पाइप्राजिन और पाइपेरिडीन। तो वन बाई वन करके देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रोपाइलामीन। इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है, ये जो आप जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको तो आपको खुद से प्रैक्टिस करके ही ये कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोपाइल देख रहे हो, इसलिए 3 कार्बन का चेन है, अमीन तो यहाँ पे, और जितने भी एंटीहिस्टामिनिक एजेंट देखोगे तो यहाँ पे एक आपको जो फिनाइल और हेट्रोसाइक्लिक यहाँ पे रिंग आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है जो कि प्रोपाइलामीन का है। अब प्रोपाइल अमीन के अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं, जो ड्रग्स आते हैं, वो है फेनिरामीन, क्लोरफेनिरामीन। ये जो आर पोर्शन देख रहे हो ना, इसको अगर आप हाइड्रोजन एक लगा दोगे यहाँ पे तो फेनिरामीन बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप Cl लगा दोगे तो क्लोरफेनिरामीन बन जाएगा। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही जो सेकेंड है इथेनोलामीन, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जनरल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इसी में आपका डाइफेन हाइड्रामीन और डाइमन हाइड्रोनेट और डॉक्सिलामीन बनता है। नेक्स्ट बात करें तो इथाइल डाइमीन, और यहाँ पे इसके अंदर जो एग्जांपल्स है जनरल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो है मेपिरामीन और ट्रिप्लेनामीन। तो ये देख सकते हो। और चेंज करने के यहाँ पे दिया हुआ है, आर पोर्शन पे ये वाला कंपाउंड लगाओ और आर पोजीशन पे ये बेंजीन लगाओगे तो
ट्रिप्लोनामीन बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोथाइजीन है। फिनोथाइजीन का ये रहा जनरल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो ड्रग्स के एग्जांपल आते हैं प्रोमिथाजीन और मिथाडिलाजीन और ट्रिमेप्राजीन। तो मेनली आपको करना क्या है, आपको सिंपल से एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसके अंदर अब ये जो फिनोथाइजीन है इसके बस एग्जांपल बता देना है, जैसे कि यहाँ पे बता रखे हैं। आपको जरूरी नहीं है कि ये जो 3 ड्रग मैंने आपको बताए इसके एक एक करके आपको स्ट्रक्चर बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल से जो है वो एक जनरल स्ट्रक्चर बना के बस नाम लिख सकते हो, इतना काम करना पड़ेगा अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। पाइपराजीन पे आते हैं, ये रहा पाइपराजीन का जनरल स्ट्रक्चर, और क्लोरसाइक्लिजीन, बुक्लिजीन, मैक्लिजीन ये आता है इसके अंदर। हेप्टेंस का देख सकते हो यहाँ पे, और एस्टेमेजोल और सिप्रोहेप्टेडीन। सिप्रोहेप्टेडीन किस काम का है, बहुत सारे सिरप में आपको देखने को मिलेगा सिप्रोहेप्टेडीन का यूज़, तो एक बार इसका आपको बताना है कि क्या क्या फ़ायदा है सिप्रोहेप्टेडीन का अदर देन H1 एंटीहिस्टामिन के अलावा भी। सो सेकेंड जनरेशन के बारे में बात करें तो पाइपराजीन हो गया, पाइपेरिडीन हो गया, इसके अंदर सेट्रिजिन और लिवोसेट्रिजिन, जिसका आपने नाम सुना ही होगा। सेट्रिजिन लिवोसेट्रिजिन एलर्जी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आँख नाक से पानी छींक आ रहा हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये टैबलेट्स हैं। और सिंथेसिस ऑफ डाइफेनहाइड्रामीन जो कि हमारा पहला क्वेश्चन का एंड वाला पार्ट था, जो कि सेकंड पार्ट था। तो सबसे पहले जब भी आप डाइफेनहाइड्रामीन का सिंथेसिस करो ना, तो आपके वो स्ट्रक्चर पहले बना लो। सिंपल सा फंडा है, अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया ना तो अब आपको याद आएगा कि हाँ इसमें वो कौन सा पोर्शन है जो मैंने स्टार्टिंग का प्रोडक्ट लिया था। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान आएगा कि ये वाला पोर्शन में से मैंने लिया था, तो ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये क्या है, डाइफेनाइल मीथेन। तो अगर आपने ये स्ट्रक्चर आपको याद है, ये बना रखे हो, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा जो हमने पोर्शन लिया था वो ये वाला लिया था डाइफेनाइल मीथेन का। तो 2 फिनाइल ग्रुप है और एक मीथेन का यहाँ पे कंपाउंड है। उसके बाद हमने क्या किया, Br2 और लाइट से करके एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म करवाया, जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ से एक हटा H और यहाँ पे जो है वो Br आकर के ऐड हो गया यहाँ पे। तो CHBr यहाँ पे हो गया, और जो एक इंटरमीडिएट यहाँ पे कंपाउंड लिया है, और इसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हो HBr, यहाँ से Br और एक H यहाँ से हटा, यानी ये वाला पोर्शन आप देख ही रहे हो, और इसके बाद आकर के जुड़ते ही डाइफेनहाइड्रामीन फॉर्म हो गया। बस सिंपल सा है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस में कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करें जो सेकंड क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं। व्हाट आर H1 एंटागोनिस्ट और SAR बताना है। SAR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, और SAR जो है वो अगेन एंटीहिस्टामिन और नियोप्लास्टिक दोनों का ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसका देख लेते हैं। सो जो H1 एंटागोनिस्ट होते हैं, ये क्लास होते हैं ड्रग मेडिकेशन जो ब्लॉक करते हैं एक्शन हिस्टामिन का बाय बाइंडिंग ऑन H1 रिसेप्टर एंड स्टॉप द एलर्जिक रिएक्शन। H1 एंटागोनिस्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 2 जनरेशन है, और सबको ही पता है जो फर्स्ट जनरेशन होता है वो सीडेटिव ड्रग्स होती है, यानी इनको खाने से आपको नींद आता है, और जो सेकंड जनरेशन है वो नॉन सीडेटिव ड्रग है। बट फिर भी लोगों को जो है वो सिट्रिजिन लिवोसिट्रिजिन खाने से किसी किसी को जो है वो नींद आती है। अब बात कर लेते हैं SAR ऑफ H1 एंटागोनिस्ट, इसके बारे में। तो एक जनरल जो स्ट्रक्चर होता है H1 एंटीहिस्टामिनिक का, तो ये वाला एक जनरल स्ट्रक्चर है जो कि आपको बनाना है। अब आपको बताना है कि क्या चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, मतलब एक्टिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या एबॉलिश हो जाएगी, कोई शो ही नहीं करेगा। तो बस यही जो है वो SAR का काम है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड, कितने कार्बन चेन्स होने चाहिए, कौन सा ग्रुप लगाना चाहिए, तो आए सबसे पहले समझते हैं ER-AR2। तो ये जनरली एराइल ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे फेनाइल और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आकर के जोड़ते हैं। फेनाइल ग्रुप आकर के दिखाएंगे तो एक्टिविटी तो शो होगा, बट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर यहाँ पे आप जोड़ दोगे ना तो एक्टिविटी एकदम मस्त हो जाएगी, मतलब हाईली जो बोलते हैं अच्छा इफेक्टिव वो ड्रग कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये जो टर्मिनल आप देख रहे हो यहाँ पे अमीनो एल्काइल ग्रुप मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, अगर नहीं होगा तो एबॉलिश हो जाएगा एक्टिविटी, अदरवाइज बहुत लेस एक्टिविटी शो होगा। जो यहाँ पे एक्स वाला पोर्शन दे रहे हो, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं।
तो नेक्स्ट बात करते हो इथाइलिन सी चेन। यहाँ पे जो मिथाइल इथाइल जो आप 2 कार्बन का चेन देख रहे हो, यहाँ की अगर हम बात करें कार्बन चेन, तो इथाइलिन जो चेन होता है ना, ये मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए होता है। अगर आप इसको ब्रांचिंग वगैरह कर दोगे ना तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या किया, ब्रांचिंग कर दिया। ब्रांचिंग जो कि आपको पाइपराजिन जैसे कि इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं साइक्लाजिन और क्लोरसाइक्लाजिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, और इसकी वजह से जो है इनकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बंद नहीं होती, कम नहीं होती, बट एक्टिविटी कम वो डिक्रीज हो जाती है। नेचर ऑफ एराइल ग्रुप, जो एक्स वाला एराइल ग्रुप, एआर ग्रुप, एआर की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर फेनाइल ग्रुप हुआ जैसे कि डाइफेन हाइड्रामीन, और इसकी एक्टिविटी एज कम्पेयर टू डॉक्सिलामीन कम है, लेस देन। जो ज़्यादा एक्टिविटी है वो डॉक्सिलामीन की है, बिकॉज यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक ये वाला रिंग देख रहे हो, ये जुड़ चुका है इसी वजह से। लास्ट में एन टर्मिनल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट वाला जो एन टर्मिनल है मैक्सिमम एक्टिविटी शो होगा। जो हमारा एन होगा ये टर्शरी होगा, जो हमारा एन देख रहे हो ये टर्शरी यानी जो 3 डिग्री फॉर्म किया होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। अब क्या करता है H1 एंटागोनिस्ट, एक तो सिंपली आपको बता दिया काम कैसे करता है। मेनली हमारे बॉडी के अंदर GPCR के थ्रू जो है H1 है, जो है वो काम करता है, ब्लॉक करने का काम करता है हिस्टामिन को। फाइनली आकर के GPCR के थ्रू बाइंड होता है, और मेनली काम ये करता है कि बॉडी के अंदर जो IP3 के द्वारा जो कैल्शियम स्टोर्ड है उसको निकलवा देता है, और हमारे जो हिस्टामिन है उनको रिलीज नहीं होने देता, जिसकी वजह से अपना ये काम दिखा पाता है। सिंथेसिस ऑफ डाइफेनहाइड्रामिन, ऑलरेडी अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि ये रहा स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन जो है वो लगाओ। Br2 लाइट के प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के साथ रिएक्ट करवा, HBr निकलेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोमिथाजीन, प्रोमिथाजीन का पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो। प्रोमिथाजीन का अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं पता फिर आप कैसे बनाओगे, यह है स्ट्रक्चर। अब आप जब भी अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो डाइफेनाइल अमीन आपको याद रहेगा, 2 फिनाइल और एक अमीन ग्रुप आपको ऐड करोगे। सो जब अगर आपने ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया अपने आंसर शीट में सबसे पहले सिंथेसिस से पहले, तो आपको आइडिया तो लग जाएगा कि यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप और एक नाइट्रोजन तो चाहिए ही था, जो कि हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट था। बाद में यहाँ पे ये एडिशन होगा, तो उसके लिए हमने क्या लेंगे यहाँ पे, अगर आपको एस भी याद होगा तो आप सल्फर ले लोगे और हाफ ऑफ दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करोगे, जो कि है डाइफेनाइल अमीन, और ये याद भी आ जाएगा आपको कि हाँ यही है। अदरवाइज अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे बनाना, अगर आपने ये प्रोडक्ट स्टार्टिंग में नहीं बना रखा, स्ट्रक्चर नहीं बना रखा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपका वो रिंग या फिर कोई वो कंपाउंड जो है सल्फर वो मिस हो सकता है। तो बस यही होता है कि एक बार आप उस स्ट्रक्चर को बना के फिर स्टार्ट करो सिंथेसिस बनाना। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो एस, उसके बाद IALCl3 के साथ करेंगे तो NH2HCl जो है वो निकलेगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के साथ फाइनली रिएक्ट करवाएंगे। अब देखो क्या है, आपको स्टार्टिंग प्रोडक्ट का नाम याद होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट का नाम याद होना चाहिए। बीच में कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो ना उसका नाम नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग एंड वाला लिख देना है बस, बिकॉज बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, इस वजह से जानबूझ के मैंने नहीं लिखा है। सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्लोलिडीन, अब इसके लिए सबसे पहले आपको 4-मिथाइल एसिटाफिनोन लेना है, और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो, ये रहा ट्रिप्लोलिडीन। ट्रिप्लोलिडीन जो आप देख रहे हो इसमें से 4-मिथाइल एसिटामिनोफिनोन के साथ फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्ट करवाया, और साथ ही पायरोलिडीन का रिएक्ट करवाया, और मैनिक कंडेंसेशन के थ्रू जो है वो आपका एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। देन यहाँ पे एडिशन, हाइड्रोलिसिस और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करवा करके फाइनली आपका एक और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर रिलीज होगा, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये जो ट्रिप्लोलिडीन है उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कहते हैं ना कि 1-2 साल के बाद ये कभी भी आ जाता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने लेकर के यहाँ पे मेंशन किया कि ताकि आप कोई और भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो वो भी कर पाए। सिमेटिडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने आपसे बोल दिया, ये आता रहता है। सिमेटिडीन का स्ट्रक्चर याद कर लो, बहुत ही ईजी है ये। सिमेटिडीन का मतलब कि समझो कि बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमने ले लिया यहाँ पे,
स्टार्टिंग प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट में आपको बता रहा हूँ। तो सिमेटिडीन का यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगे तो इसका नाम क्या है, इथाइल, और 5वें पोजीशन पे मिथाइल। इमिडाजोल का रिंग होगा, ये इमिडाजोल का रिंग है। और कार्बोक्सिलेट यानी COO C2H5 यहाँ पे लिखा। LiAlH4 से किया तो फाइनली यहाँ पे COO C2H5 की जगह CH2OH आएगा सिंपली। उसके बाद आपने यहाँ पे SH CH2 से किया तो फाइनली यहाँ पे वाटर निकला इस वाले पोर्शन पे यहाँ से, और ये कंपाउंड आकर के अटैच हो गए। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के साथ आपने किया और यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। उसके बाद CH3NH2 के साथ करेंगे और यहाँ पे जो आप देख रहे हो SSCH3 ये हट जाएगा और फाइनली आपका सिमेटिडीन फॉर्म हो जाएगा। तो ये जनरली आप प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा और ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में। ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो है वो प्राइमरी ड्रग्स कहलाती हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए। कैंसर सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ, यानी एक्सेसिव ग्रोथ करने लग जाते हैं, वो रुकते ही नहीं है। तो इट कैन डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, बट इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और कंफर्म होता है कि अगर आप एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स दे रहे हो, एंटी कैंसर ड्रग्स दे रहे हो, तो साइड इफ़ेक्ट कंपलसरी है, नोजिया, हेयर लॉस, माउथ अल्सर और भी बहुत सारे होते हैं। तो कोई ना कोई आपको साइड इफ़ेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो है वो साइटोटॉक्सिक एक्शन प्रोवाइड करवाते हैं बेनिगन सेल को। बेनिगन सेल्स जो कि वो तेज़ी से ग्रो होते हैं उनको। इनकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स, इसके अंदर ड्रग्स आते हैं, वो अभी बताऊंगा। एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक, प्लांट प्रोडक्ट, मिसलेनियस। इसमें एंटीबायोटिक, एल्काइलेटिंग एजेंट मस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के दो के क्वेश्चन आते रहते हैं। एल्काइलेटिंग के अंदर बात आप देखोगे तो इसके अंदर भी 5 आ गए, देख रहे हो। नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइलिन, अमीन एल्काइल, सल्फोनेट, नाइट्रोसोयूरियास और ट्राइजेंस। आई थिंक आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में, वही से ये सारे टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे आते हैं, और ये सब तो आपको एग्जांपल्स ऐसे याद करने ही पड़ेंगे, बिना याद करे तो आपके मार्क्स कंप्लीट आएंगे नहीं। सेकंड, एंटीमेटाबोलाइट जो फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन और पायरिमिडिन्स, इनके बारे में डीपली आप आने वाले सेमेस्टर में पढ़ोगे। और एंटीबायोटिक्स के अंदर डैक्टिनोमाइसिन, डोनोरोबिसिन, डॉक्सोरोबिसिन और बिलियोमाइसिन। प्लांट प्रोडक्ट के अंदर वीना एल्कलॉइड्स, इथोपोसाइड और मिसलेनियस में सिस्प्लास्टिन और मिटोटेन। एल्काइलेटिंग एजेंट्स अब ये काम कैसे करते हैं ये सब मैं आपको समझाता हूँ। और सबसे पहले तो स्ट्रक्चर, जो कि हर मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो स्ट्रक्चर तो मांगेगा ही, बिना स्ट्रक्चर के तो कुछ होगा ही नहीं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर नाइट्रोजन मस्टर्ड है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये रहा। इसमें जो आप आर की जगह CH3 फॉर्म करोगे तो मैक्लोर इथामीन फॉर्म होगा। वहीं पे साइक्लोफॉस्फामाइड के लिए आर की जगह पे ये वाला पोर्शन ऐड करोगे, अटैच करोगे तो क्लोराम्बुसिल के लिए आपको ये स्ट्रक्चर ऐड करना होगा। ऐसे ही मेल्फ्लान, आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर याद कर लो, बस इतना याद कर लो। नाइट्रोजन मस्टर्ड में ये वाला आर की जगह पे CH3 ऐड करोगे तो मैक्लोर इथामीन फॉर्म होगा। वैसे ही नेक्स्ट आप यहाँ पे मैंने सारे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखे हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड के अलावा। इथाइलिनामीन के अंदर थायोटेपा, इसका स्ट्रक्चर आपको बना देना है। अल्काइल सल्फोनेट में यहाँ पे बुसल्फान का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। नाइट्रोसोयूरियास के अंदर कार्मोस्टिन का बना दोगे। ट्राई एजेंट्स के अंदर डेकार्बाजीन का बना दोगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं। अब मेनली क्या काम करते हैं ये जो है ना, वो DNA के साथ आप समझ लो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल ग्रोथ वगैरह होता है तो प्यूरिन्स, पायरिमिडिन से राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, देन DNA फॉर्म होता है, RNA फॉर्म होता है, प्रोटीन्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंजाइम, आगे एक्टिविटी चलती है, सेल डिवीज़न। तो जो ये काम करते हैं जैसे मर्केप्टोप्यूरिन, ये आप देख रहे हो एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स है। ये प्यूरिन रिंग के सिंथेसिस को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं।
और नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा एंटीबायोटिक्स जो एंटीनोप्लास्टिक के अंदर इंटरकैलेट करते हैं डीएनए का, ताकि आगे आरएनए ना फॉर्म हो। क्रॉस लिंकिंग कर देते हैं ताकि वहीं पे जो सेल है वो डेड हो जाए। ये सब क्या काम कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है कि आगे डिवाइड ना हो सेल। एल्काइलाइजिंग एजेंट्स हो गए, नाइट्रोजन, यूरिया, सिस्प्लास्टिन, ये सब काम कर रहे हैं। अब काम कैसे करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन। जो कार्बोनियम आयन ये फॉर्म होता है तो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं एल्काइल ग्रुप को न्यूक्लियोफिलिक साइट जो डीएनए का बेस पेयर है वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। जो एजीटीसी का जो लिंकिंग होता है वो क्रॉस लिंकिंग हो जाता है। इसके अलावा एबनॉर्मल बेस पेयर और डीएनए स्ट्रैंड में ब्रेकेज आ जाता है। मेनली अब आपको समझता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा सेल डिवीज़न आपने पढ़ा होगा, तो सेल डिवीज़न में क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस, ये दो होते हैं। माइटोसिस के अंदर ना इक्वेशनल डिवीज़न होता है, इक्वल डिवीज़न होता है, यानी एक जो ये क्रोमोसोम है ना ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आगे डिवाइड होंगे। बट मायोसिस के अंदर ये जो है वो हाफ रिडक्शनल डिवीज़न होता है। 2n है, 2 क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम में ये आगे चल के जो है वो डिवाइड होंगे एक में। इसी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है सेल डिवीज़न के दौरान माइटोसिस के द्वारा ये होता है। अब माइटोसिस के अंदर जो फेजेस आते हैं जैसे कि इंटरफेस के अंदर जो है वो G1 फेस आता है, वैसे ही S फेस आता है और G2 फेस आता है। तो जो S फेज है इसी में जो है वो डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो डीएनए की सिंथेसिस ना हो तो क्या होगा, सेल डेड हो जाएगा। तो इसी डीएनए के सिंथेसिस को ये रोकने का काम कर रहे हैं यहाँ पे ये सारे के सारे, बट अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट पे। एंटीबायोटिक का काम कर रहा है, इंटरकैलेट फॉर्म कर देता है बीच में बॉन्ड्स के, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में कैलेट फॉर्म कर लिया, जिसको वजह से इंटरफेयर हुआ टेम्पलेट्स के बीच में और ब्रेकेज हो गया। तो इस तरीके से सेल जो है वो डेड हो जाती है, कैंसरस सेल। और यहाँ पे बाकियों का भी लिखा हुआ है, जिसका भी आपको देखना हो देख सकते हो। SAR के बारे में बात करें, नाइट्रोजन मस्टर्ड जो ड्रग्स होती है जो कि एग्जाम्स में आता रहता है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ये रहा। अब इसके अंदर जो आप यहाँ पे देख रहे हो कार्बन की चेन देख रहे हो, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन का यहाँ पे देख रहे हो, ये इसेंशियल होता है एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। जो अदर हेलोजेंस अगर आप लगाओगे Cl की जगह पे तो एक्टिविटी कम होनी है। मिथाइल और इथाइल, दो यहाँ पे जो इथाइल चेन आप देख रहे हो, 2 कार्बन की चेन, ये बेस्ट मानी जाती है एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कि इफेक्टिवली एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो आप N वाला पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो न्यूक्लियोफिलिक और अंडरगोस साइक्लाइजेशन में चला जाएगा, जिसकी वजह से इथाइलिन चेन जो है वो कार्बोनियन आयन को फॉर्म करेगा जो कि अटैक करेगा डीएनए पे। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ तो और अच्छा एक्टिविटी शो करेगा। R वाले जगह पे फिनाइल पायरिमिडीन और फिनाइल एलानिन जो है ये आकर के ऐड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये और स्टेबल हो जाएगा और अच्छी एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। यही सारी बात आप चाहो तो इस तरीके से भी आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, और पेज भरना हो तो इसी को जो है आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। यही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है एक एक चीज़ करके, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इन सभी के बारे में। सिंथेसिस क्या है मरकैप्टोप्यूरिन का, तो मरकैप्टोप्यूरिन सबसे पहले आपको फॉर्म कर लेना है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत सिंपल सा पूरा स्ट्रक्चर यही है, बस SH की जगह OH यहाँ पे स्टार्टिंग में लगना है। तो पायरिमिडीन इमिडाजोल, ये रहा इमिडाजोल, और पायरिमिडीन का ये रहा स्ट्रक्चर, तो जिसको हम हाइपोजेंथिन कहते हैं। और इसी को POCl3 पायरिडीन से करेंगे तो यहाँ पे ऊपर Cl आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, OH हटेगा यहाँ से। और NaSCN के साथ जब करेंगे तो SCN फॉर्म होगा, Cl और साथ ही यहाँ पे जो है Na जो है इसमें से, और यहाँ से Cl NaCl निकलेगा, SCN यहाँ पे अटैच हुआ। उसके बाद यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद फाइनली SH जो है वो बच जाएगा और 6 मरकैप्टोप्यूरिन बन जाएगा। सिंथेसिस ऑफ मीथोट्रैक्सेट एक लाइन का है। सबसे पहले पायरिमिडीन बनाओ, 2 4 5 6 पोजीशन पे जो है वो टेट्रा अमीन यानी 4 जो है वो अमीन लगा दो,
उसके अलावा यहाँ पे 2,3 डाई ब्रोमोप्रोपेनॉल, तो प्रोपीन बना करके, और बी आर ब्रोमो है इस वजह से बी आर आपने ऐड किया यहाँ पे, और एक और यहाँ पे मिथाइल बेंजोइल ग्लूटामेट, ये बना दो और रिएक्शन करवा दो BaCl2 H2O NOH CH3 COH I2 या KI के प्रेजेंस में, और फाइनली आपका मीथोट्रेक्सेट फॉर्म हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है सिंथेसिस मैक्लोरइथामीन। तो इसके लिए 2 आपको मॉलिक्यूल्स चाहिए, 2 यहाँ पे 2 मेंशन किया हुआ है, इथाइलिन इपॉक्साइड का और मिथाइल अमीन के साथ रिएक्ट करोगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा, SOCl2 के साथ करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन तक तो ये हो गया। 7 क्वेश्चन पर मैंने लिखा था कि समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छा सा नॉलेज मिलने वाला है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल है, जो कि हमारा ये वाला ये देखो ये है, ये वाला रीजन की बात कर रहा हूँ, ये स्टमक होता है ना हमारा, उसका ये वाला लाइन जो है ना, वो वाला पोर्शन है ये वाला, और जो ये नीचे वाला भाग है ये अंदर की साइड है, स्टमक वाला रीजन हो गया हमारा। ये है पंप, जहाँ पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स काम करते हैं, और यहाँ पे देख रहे हो ये रिसेप्टर्स अलग अलग गैस्ट्रीन आकर के बाइंड हो रहा है, जो हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज हुआ है वो आकर के बाइंड होगा। ये यहाँ पे जो ये हिस्टामिन है ना, ये H2 वाला है, ये H1 वाला नहीं है, ये H2 वाला हिस्टामिन है। H2 वाला सिर्फ पेट वाले रीजन पे जाकर के बाइंड होगा, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल पे, सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल H2। H1 कहाँ बाइंड होगा, अपने H1 रिसेप्टर पे, स्मूथ मसल्स पे, बाकी ऑर्गन्स पे, जो लेकिन जो ये गैस्ट्रिक पैराइटल सेल है यहाँ पे H2 बाइंड होगा, H2 रिसेप्टर्स है ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एसिटाइल कोलिन अपने मस्कुलरिन यानी M3 रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होगा। क्या होता है, अपना अपना सब काम करते हैं। ये अगर बाइंड होने के बाद CCK2 कोलिसिस्टोकाइनिन के थ्रू डायरेक्ट जो है वो एक्टिवेट कर देता है प्रोटॉन पंप को, और जैसे ही प्रोटॉन पंप ऑन होगा तो हाइड्रोजन जो है वो नीचे आ जाता है, यानी पैराइटल सेल में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो भेज देगा स्टमक वाले रीजन में, और स्टमक से पोटेशियम ले लेगा। और यहीं पे बात करूँ मैं हिस्टामिन का, तो इसके आने की वजह से एडेनाइल साइक्लेज जो है वो एक्टिवेट होता है, और ये काम करता है कि जितने भी ATP प्रेजेंट है ना पैराइटल सेल में, सबको कैंप में डिवाइड कर दो और कैंप का लेवल बढ़ जाएगा। फिर ये कैंप की वजह से PKA जो है वो एक्टिवेट होगा और कैल्शियम की एंट्री करवा देगा, और कैल्शियम डायरेक्ट इस पंप पे काम करेगा ताकि ये अपना काम जल्दी करे पंप। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो IP3DAG फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे देख रहे हो फॉस्फोलाइपेज C, एसिटाइल कोलिन जब बाइंड हो रहा है रिसेप्टर पे, तो यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज C जो है वो फॉर्म हुआ, और इसने क्या किया, PIP2 को IP3, और IP3 आपको पता है एंट्री करवा दिया इसने, DAG और IP3 जो है वो फॉर्म हुए, और इन्होंने भी कैल्शियम की एंट्री करवाई और डायरेक्टली काम किया प्रोटॉन पंप पे। अब प्रोटॉन पंप जो है वो हाइड्रोजन तो भेज रहा है हमारे पेट वाले रीजन पे, बट Cl- तो नहीं है ना। Cl कहाँ से आता है, तो ये जो Cl है ये हमारे ब्लड में से आता है। आपको पता है बहुत सारे वेन्स जाते हैं, तो ये वेन्स के थ्रू जो है वो Cl जो है ब्लड में से पेट के अंदर आया, और H+ जो है वो यहाँ से आया पैराइटल सेल में से, तो HCl फॉर्म हुआ। अब Cl का भी ना एक वो होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, Cl SCO3- जो है ये जाता है ब्लड के अंदर, और वहाँ से मिलता क्या है, क्लोरीन मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे H+ था ही, और क्लोरीन आकर के कॉम्बाइन होके HCl बना, और गैस्ट्रिक एसिड फॉर्म हुआ, और एसिडिटी फॉर्म हो जाता है। तो ये जो पंप देख रहे हो PPI जो हम बोलते हैं, आप ओमी कैप्सूल खाते हो, ओमीप्राजोल, लास्ट में प्राजोल जहाँ पे आ गया समझ जाइए वो यहाँ पे काम करते हैं, और रैनिटिडीन आप खाते हो, एसिलक खाते हो, वो यहाँ पे काम करते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कौन सी दवाई कहाँ खाते हो मतलब कहाँ लगता है, वो कहाँ काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। आज के इस वीडियो में इतना।